नमस्कार दोस्तों। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं मॉडल पेपर। आपको पता है कि हमारा 4 मार्च को बोर्ड एग्जाम्स है और उसके लिए ये जो मॉडल पेपर के सेट हमने बनाए हैं 20 सेट, जिसमें हम चौथा सेट आपको दिखा रहे हैं। ये अगर आपने कंप्लीट तैयार कर लिया ना तो आपकी पूरी तैयारी का रिवीजन हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो प्रश्न मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बस वो प्रश्न एक बार रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपको कोई नोट करने जैसा लगे तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठना और आपको नोट कर लेना है। बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये प्रश्न रेडी किए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, है ना। 18 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और इसके बाद में 18 तो आएंगे एमसीक्यूज, आपको याद है हिस्ट्री में। 6 आपके आएंगे रिक्त स्थान वाले। उसके बाद 12 प्रश्न आएंगे आपके अति लघुत्रात्मक। ठीक है, तो जिस जिस प्रकार का जो आपका जो पैटर्न है उसी पैटर्न के हिसाब से हमने कंप्लीट किया। और लास्ट में हम एक मैप का प्रश्न भी इसमें शामिल किया हुआ है, तो हम मैप वाले भी 4-5 मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना है, बिल्कुल अटेंटिव। ये 10 से 15 मिनट में हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसीलिए आप इसको जरूर देख लें। देखो, सेक्शन ए में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे और यहां पर आंसर मैंने शामिल नहीं किए हैं। आंसर इसके लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं आंसर यहां पे बता दूंगा, लेकिन पीडीएफ में जो आंसर है ना वो लास्ट में आपको मिल जाएंगे। और पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में शेयर करूंगा या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। हम सीधा प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक होता था? तो जो मनके बनते थे उसमें जैस्पर है, कार्नेलियन है, क्वार्ट्ज है या सैलखड़ी है? तो ध्यान देना, मनके जो है वो कार्नेलियन से बनते थे। याद है ना आपको, कार्नेलियन से मनके बनते थे। और मनके बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख स्थल था वो था चन्नूदड़ो, याद रखना। अब देखो यहां से एक दूसरा प्रश्न बनता है कि जो मोहरें बनती थी वो किससे बनती थी? तो मोहरें जो है वो सैलखड़ी से बनती थी। जो मोहरें होती थी वो सैलखड़ी नामक पत्थर से बनती थी और मनके जो है वो कार्नेलियन पत्थर से बनते थे। चलिए, दूसरा प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति कालिदास ने नहीं करी थी, बाणभट्ट ने नहीं करी थी, हरिसेन ने। यस, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन ने की थी, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितना समय लगा था? तो ध्यान देना, मोस्ट प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिए। जहां पे मैं मोस्ट लगा रहा हूं ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट है। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में शुरू हुआ था और इसमें टोटल 47 वर्ष लगे थे, 47 वर्ष लगे थे 1919 में। वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में जो है वो इसका काम जो है वो शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, नहीं। मध्य प्रदेश, यस। सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश यानी एमपी में, भोपाल के पास में जो है वो सांची का स्तूप, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तूप है। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो भारत में जो विदेशी यात्री आए थे उसमें से जो इब्न बतूता है वो अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1। ध्यान देना, परीक्षा में आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं ना, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर देते जाओगे। और प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं तो केवल सुनो मत, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसका राइट आंसर या तो आप लिखते रहो या कमेंट करते रहो, इससे आपको परफेक्ट याद हो जाएगा। और अगर कोई लगता है कि नया प्रश्न है तो कॉपी पेन लेकर के बैठो और उसको जो है आप नोट करते रहो। और अगर आपको लगता है कि क्लास अच्छी है तो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो और हो सके तो हाइप भी कर दिया करो। अगला प्रश्न देखो, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? तो सिख धर्म के 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने जो है, सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बच्चों राइट आंसर रहेगा 1336 ईस्वी में करी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में करी थी। अपना याद है, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है वो हमारा अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, आईन ए अकबरी का लेखक कौन था? तो बच्चों आईन ए अकबरी जो है वो लिखी थी अबुल फजल ने, याद रखना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा? नहीं। सिद्धू और कान्हू? यस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारे यहाँ पे जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी नहीं था, लॉर्ड रिपिन नहीं था, लॉर्ड कर्जन नहीं था, लॉर्ड कैनिंग था भाई। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपको याद है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं थोड़ा आपको इस तरीके से जो है ना, हम टोटल 20 सेट करने वाले हैं। ये 20 सेट हम बिल्कुल इस हमारे हिस्ट्री के और बाकी सब्जेक्ट से भी करेंगे। और ये 20 सेट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ जिसको आप प्रिंट आउट भी ले सको और आप उसको आराम से पढ़ सको, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, EDUCATION एजुकेशन और स्पेस दे करके RISE एजुकेशन राइज नाम का हमारा ऐप है। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, जहां पर आप कंप्लीट ये 20 सेट प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। और प्रश्न हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 12वां प्रश्न कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से राइट आंसर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारी संविधान सभा में जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया था 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद में जो अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर, और फिर नेक्स्ट तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो स्थायी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया था, और यही हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा डॉकयार्ड या बंदरगाह जो है वो कहाँ मिला था? या शब्द याद रखना, हो सके परीक्षा में गोदीवाड़ा पूछ लिया जाए, डॉकयार्ड पूछ लिया जाए, या फिर बंदरगाह पूछ लिया जाए, बंदरगाह भी आ सकता है। तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता का जो गोदीवाड़ा था वो था लोथल, जो कि गुजरात में समुद्र तट के किनारे समुद्र तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, अर्थशास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का रचयिता मेगास्थनीज नहीं है, विशाखदत्त नहीं है, पाणिनि नहीं है, कौटिल्य, यस कौटिल्य, या फिर इसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अगला क्वेश्चन देखो, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। किताब उल हिंद अल बिरूनी की किताब है, और ये जो है वो अरबी भाषा में लिखी हुई है, ध्यान देना, अरबी भाषा में लिखी हुई किताब जो है वो अल बिरूनी की जो है वो किताब है, किताब उल हिंद। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा 16वां प्रश्न। मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? कबीरदास जी नहीं, रामानंद जी नहीं, सूरदास जी नहीं, रैदास जी। संत रैदास जी मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो बंगाल की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बच्चों 1757 में नहीं, 1764 में नहीं, 1765 में, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1765 में मिली थी। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव अंतिम प्रश्न है 18वां प्रश्न कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बच्चों याद रखना कि भारतीय संविधान 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लागू नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, ध्यान रखना। तो लागू होने की तारीख है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखो, तो ये 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने पूरे किए हैं, और अब हम चलते हैं रिक्त स्थान के 6 प्रश्नों की तरफ। चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों के आंसर हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में खेतों में हल जोतने के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ पे आपको लिखना है
ये ध्यान देना, लिख जाइए, लिखते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। 20 प्रश्नों के सेट, बिल्कुल एक नोट्स बना लीजिए। बिल्कुल आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में हमारे हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है ना, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। तो यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ से एक साथ 2 फसलें बोने के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो रिक्त स्थान शैली में लिखी गई। अब देखो यहाँ पे भाषा नहीं पूछी, ध्यान देना, शैली पूछी है। भाषा तो संस्कृत हो गया, अगर भाषा पूछा जाता तब तो भाषा तो जो है वो संस्कृत हो गई। प्रयाग प्रशस्ति हरिशैन ने लिखी है, ध्यान देना। और इसकी जो शैली है ना वो है चंपू शैली। चंपू शैली, चंपू में क्या होता है, गद्य और पद्य जो मिक्स होती है ना, गद्य पद्य मिश्रित जो शैली होती है उसे चंपू शैली कहते हैं, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर देश का रहने वाला था। ये फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो कौन से देश का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का मत जो है वो कहलाता है, आदि गुरु शंकराचार्य का मत बच्चों अद्वैतवाद कहलाता है। ध्यान देना, अद्वैतवाद यानी कोई द्वैत नहीं है, सिर्फ एक ही तत्व है, ऐसा माना है आदि गुरु शंकराचार्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर के शासक अपने आप को कहते थे, तो ये अपने आप को राय कहते थे, राय। अगला प्रश्न देखो, गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण में दिया था, तो इन्होंने BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, 1916 में गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण BHU में दिया था। तो अभी तक हमने एक एक नंबर के प्रश्न किए हैं, 18 जो है हमने MCQs किए हैं, तो ये MCQs हमारे 18 × 1, तो ये हो गए टोटल 18 नंबर। उसके बाद हमने 6 ऑब्जेक्टिव किए हैं, तो ये भी एक एक नंबर के हैं, तो ये हमारे 6 ऑब्जेक्टिव भी हो गए। तो इस तरीके से हमने अभी तक टोटल 24 नंबर के सवाल हल किए हैं। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट जो हमारा एक एक प्रश्न पंक्ति में उत्तर देना है, ऑब्जेक्टिव के बाद में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न। चलिए सबसे पहले बता देता हूं मैं, जल्दी से हम आंसर देखेंगे क्योंकि हमें 20 पेपर हल करने हैं, तो 20 पेपर में 20 दिन लगेंगे, पर डे आपको एक पेपर मिलेगा। अगर आपने एक एक पेपर हल कर दिया तो आपकी शानदार तैयारी इसकी हो जाएगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेपर पे, और ये रहा हमारा पहला प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, कि सिंधु सभ्यता की लिपि की कोई एक विशेषता बताइए। तो ध्यान देना, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसकी कोई एक विशेषता अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं लिपि चित्रात्मक है। ठीक है, लिपि कैसी है, चित्रात्मक है, ये एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता आप लिख सकते हो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती, मतलब इस साइड से लिखते लिखते ऐसे आते हैं, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है। चित्रों इसमें चित्र बने हुए हैं, इस तरीके से आप इनकी 2 में से कोई एक विशेषता लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए थे। ध्यान देना, लिपि पूछा है, तो अशोक के जो अभिलेख है ना वो ब्राह्मी और खरोष्टी हमारे भारत की 2 प्राचीन लिपियां थी। एक का नाम था ब्राह्मी लिपि, एक का नाम था ब्राह्मी लिपि और दूसरी का नाम था खरोष्टी लिपि। तो ब्राह्मी और खरोष्टी ये आप लिख सकते हो, खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि गोत्र से क्या अभिप्राय है। तो पहले क्या होता था कि प्रत्येक ऋषि के नाम का एक गोत्र होता था, और उस गोत्र से जो है वो पूरी संतति वो जानी जाती थी। तो ऋषि के नाम से उस गोत्र की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो आप लिखेंगे कि बौद्ध धर्म से है ना, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अल बिरूनी भारत में किसकी सेना के साथ आया था। महमूद गजनवी की सेना के साथ। अल बिरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, जिम्मी किसे कहा जाता था। ध्यान देना कि उस समय जो एक कर लगता था जजिया कर, तो जो गैर मुस्लिम समुदाय थे जैसे हिंदू हैं, ईसाई हैं, ये लोग जजिया कर दे करके मुस्लिम शासन के अधीन रहते थे और जिनको संरक्षण प्राप्त होता था। तो ये जजिया कर दे करके गैर मुस्लिम लोग जो मुस्लिम शासन में रहते थे उन्हें जिम्मी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर में अमर नायक कौन थे।
तो अमर नायक जो है वो प्रशासक होते थे, मतलब होते तो थे सैनिक, सेनापति होते थे। सेनापति जिनको राय के द्वारा प्रशासन का कार्य भी संभलाया जाता था। तो सैनिक शासक आप लिख सकते हैं। जो है अमर नायक हैं वो सैनिक शासक होते थे, सैनिक या सेनापति होते थे। सैनिक शासक या सैनिक शासक या सेनापति, और इन सेनापतियों को प्रशासन सौंपा जाता था। सेनापति जिनको प्रशासन की जिम्मेदारी भी क्या किए जाती थी, सौंपी जाती थी, वो अमर नायक कहलाते थे। नायक भी होते थे, ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में खुद कास्त किसान कौन होते थे? खुद कास्त किसान वे होते थे जो खुद की जमीन पर खेती करते थे, यानी उसी गांव में रहते थे जिस गांव में उनकी जमीन होती थी। तो एक तो थे ये जो खुद कास्त है ना, ध्यान देना, इस पर प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न एक और बनेगा, मैं बताता हूं आपको, कि स्वयं की जमीन पर खेती करते थे। स्वयं की जमीन पर खेती करने वाले और खुद उसी गांव में रहने वाले किसान जहां के वो निवासी होते थे। नेक्स्ट है कि दामिन ई को क्या था? देखो, जो अपने राजमहल की जो पहाड़ियां थी, उन राजमहल की पहाड़ियों में संथाल लोगों के लिए, पहाड़िया लोगों की जमीन पर संथाल लोगों के लिए अंग्रेजों ने सीमांकन किया था, है ना, सीमांकन किया था। तो सीमांकन करके संथाल लोगों को खेती करने के लिए जो जमीन दी थी, उस सीमांकन को जो है वो दामिन ई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस, ये तात्कालिक कारण था। चर्बी वाले कारतूस, ध्यान देना बच्चों, चर्बी वाले कारतूस तात्कालिक कारण था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक यात्रा यानी दांडी मार्च कहां से शुरू की थी? तो गांधी जी ने 12 मार्च गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से गांधी जी ने ये दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आंसर सारे के सारे लिखे हुए हैं। पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बता दिया। टेलीग्राम ऐप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप में मिल जाएगी, और या फिर आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, सेक्शन बी है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, 2-2 नंबर के प्रश्न है, तो इसको अपन पार्ट 2 में करेंगे। इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2 दो भागों में हमारा पेपर पूरा कंप्लीट होने वाला है। और बता दूं 20 सेट हम करने वाले हैं। आप मुझे बताइए आपको ये पेपर कैसा लगा। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो न केवल लाइक करना है, बल्कि इस वीडियो को आपको हाइप करना है। एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, आपको हाइप करिए प्लीज। जितना ज्यादा हो सके उतना हाइप कर दीजिए, और जितना आप हाइप करोगे उतने ज्यादा मैं मॉडल पेपर्स आपके लिए लेकर के आऊंगा। न केवल हिस्ट्री के बल्कि पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, हिंदी कंपलसरी के, हिंदी साहित्य के, सभी सब्जेक्ट्स के हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और शाम को 8 बजे लाइव क्लास होगी। बिल्कुल आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आइए लाइव क्लास में। धन्यवाद।